What is the difference between idioms, phrases and proverbs? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुहावरा, वाक्यांश और कहावत में क्या अंतर होता है। मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी कि किसी भी वाक्य का अंश, यानी कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट। तो फ्रेज का मतलब होता क्या है? फ्रेज हम कहते हैं किसको है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि फ्रेज हम वर्ड्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसका मीनिंग कैसा होता है? जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। यानी कि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका सेंस कैसा होता है? जिसका सेंस इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो, यानी कि जिसका थोड़ा बहुत मीनिंग हो लेकिन पूरा मीनिंग नहीं हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो फ्रेज किसी भी प्रकार से सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक अंश होता है। अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस, देखो कोई भी सेंटेंस अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बस फर्क यही है कि सेंटेंस में हमें कम से कम सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का वर्ब हमें देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेज में कभी भी आपको सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम फ्रेज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आपको फ्रेज के बारे में अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिया है, जिसमें पहला सेंटेंस है द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। हमारा सेकंड सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड सेंटेंस है द ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड। फोर्थ सेंटेंस है शी वॉक्ड अलोंग द रोड। और हमारा फिफ्थ सेंटेंस है प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हमें कम से कम दो चीज़ बहुत ज़रूरी देखने को मिलता है। वो क्या है? पहला तो है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? इस सब्जेक्ट का वर्ब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस तभी कहलाता है जब हमें उसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब देखने को मिलता है। और सेंटेंस में एक और खास बात क्या होता है कि सेंटेंस का मीनिंग कैसा होता है? कंप्लीट होता है। सेंटेंस का मीनिंग कैसा होता है? सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। लेकिन फ्रेज का मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्रेज भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज का मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इन सेंटेंसेस में हम फ्रेज को चेक करेंगे, इन सेंटेंसेस में हम पता करेंगे कि इसमें फ्रेज कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में जो हमारा फ्रेज है, तो पहला सेंटेंस में फ्रेज क्या है? अंडर द टेबल। सेकेंड सेंटेंस में फ्रेज है फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारा थर्ड सेंटेंस में फ्रेज है इन द एंड। फोर्थ सेंटेंस में फ्रेज है अलोंग द रोड। और फिफ्थ सेंटेंस में फ्रेज है फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अंडर द टेबल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन द एंड, अलोंग द रोड और फॉर अ वाइल, ये सभी क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, और फ्रेज क्या करता है? कोई भी फ्रेज किसी सेंटेंस के साथ मिलकर कंप्लीट मीनिंग देने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी फ्रेज को सेंटेंस से क्या करते हैं? सेंटेंस से बाहर कर देते हैं, तब उस स्थिति में उस सेंटेंस का मीनिंग कैसा होता है? अधूरा होता है। तो देखो, अब इन फ्रेजेस को हमने क्या किया? सेंटेंस से बाहर कर दिया। तो पहला सेंटेंस में फ्रेज क्या था? अंडर द टेबल। सेकेंड सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड सेंटेंस में इन द एंड। फोर्थ सेंटेंस में अलोंग द रोड और फिफ्थ सेंटेंस में फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये सभी फ्रेज क्या अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ध्यान देना कि भाई सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में दो बातें बहुत खास होता है। एक तो होता है कि सेंटेंस में कम से कम हमें सब्जेक्ट और उसका वर्ब जरूर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है ना, वो कंप्लीट होता है। वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। लेकिन कभी भी फ्रेज का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। फ्रेज में हमें सबसे पहले कहीं भी सब्जेक्ट और उसका वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या आपको कहीं भी अंडर द टेबल में आपको सब्जेक्ट या वर्ब देखने को मिला? आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम में सब्जेक्ट और उसका वर्ब देखने को मिला? आपको इन द एंड में मिला? क्या आपको अलोंग द रोड में मिला? क्या आपको फॉर अ वाइल में मिलेगा? तो कभी भी आपको किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा नहीं होता है। तो देखो, जब तक ये फ्रेज उन सेंटेंसेस के साथ था, तब तक इसका कंप्लीट मिलाकर के क्या है ना, पूरे सेंटेंस के साथ मिलकर इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा था।
लेकिन जब हम इन फ्रेजेस को अलग कर दिए, सेंटेंस से बाहर कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे क्या मतलब, इसका मीनिंग कुछ तो है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका भी अधूरा मीनिंग है, कुछ मीनिंग है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस है। इन द एंड इनकम्प्लीट सेंस, अलोंग द रोड इनकम्प्लीट सेंस, और फॉर अ वाइल इनकम्प्लीट सेंस। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी फ्रेज है। तब आपको बात समझ में आ रही है कि फ्रेज हम किसे कहते हैं। अब मैं आपको इडियम के बारे में समझाता हूँ। इडियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इडियम को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरा। तो आपने पहले भी सुना होगा कि इडियम का मतलब मुहावरा होता है, लेकिन इडियम का मतलब होता है क्या है, मुहावरा हम कहते किसको है। एन इडियम इज अ फ्रेज दैट डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग। तो यहाँ पर एक बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि इडियम भी अपने आप में क्या है, इडियम भी अपने आप में फ्रेज है, यानी फ्रेज को भी हम इडियम कह सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इडियम का जो मीनिंग होता है ना, वो लिटरल नहीं होता है। एन इडियम डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग। तो लिटरल का मतलब क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक। लिटरल का क्या मतलब होता है, लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि जिसका अर्थ हम शब्दों से निकाल सकें। किसी भी वर्ड का या किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी सेंटेंस का हम अर्थ दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, लिटरल, यानी हम जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, मीनिंग भी उसका वही है, यानी कि जब अर्थ शब्दों से निकले तो उसी को हम कहते हैं शाब्दिक। और दूसरा क्या होता है, दूसरा किस तरीके से अर्थ निकल सकता है, दूसरा इनडायरेक्ट अर्थ निकलेगा, मतलब कि वर्ड कुछ और लिखे रहेंगे, मीनिंग कुछ और, मीनिंग उसका कुछ और निकलेगा, यानी शब्द कुछ और रहेंगे और उसका भाव कुछ और होगा। तो ऐसे अर्थ को हम कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। और एक बात आप जान लीजिएगा, जो इम्प्लाइड मीनिंग होता है वही क्या होता है, इडियम होता है। तो इडियम का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इडियम का जब भी मीनिंग होता है तो क्या होता है, इम्प्लाइड होता है, यानी शब्द कुछ और लिखे रहते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। देखिए इसे हम यहाँ भी समझ सकते हैं, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि इडियम का जो अर्थ है ना, हम उसके प्रत्येक शब्दों को अलग अलग पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि वहाँ पर इडियम में आपको कभी भी अर्थ जो है ना शब्दों से नहीं निकलेगा। इडियम का कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और इस कारण से इडियम को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम किसी भी इडियम के अर्थ को तभी हम समझ पाएंगे जिसके बारे में हमने पहले भी कभी सुना है, पहले भी उसके बारे में जाना है, या पहले हम खुद भी उसका इस्तेमाल किए हैं। और अगर आप किसी इडियम से पहले से परिचित नहीं हैं, आप पहली बार किसी इडियम को देख रहे हैं, तो फिर आपको इसके मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इडियम में शब्द कुछ और लिखे रहते हैं और मीनिंग इसका कुछ और होता है। चलिए इस बात को अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, कैट्स एंड डॉग्स कांट बी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब है कि बिल्लियाँ और कुत्ते क्या ना आपस में फ्रेंड्स नहीं हो सकते, आपस में मित्र नहीं हो सकते। तो क्या यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं मीनिंग भी क्या उसका वही है, क्या हमें एक ही बार में पढ़ने से इसका मीनिंग समझ में आ गया, तो बिल्कुल। यहाँ पर देखो कैट्स का मतलब कैट्स है और डॉग्स का मतलब डॉग्स है, ऐसा नहीं कि कैट्स का मतलब कुछ और हो गया और डॉग्स का मतलब कुछ और हो गया। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस में जो हमारा मीनिंग निकल रहा है, जो सेंस निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, शब्दों से निकल रहा है, यानी कि जो शब्द लिखे हैं, यानी कि कैट्स का मतलब कैट्स है और डॉग्स का मतलब डॉग्स है। तो जो शब्द लिख रहे हैं मीनिंग भी उसका वही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल का जो मीनिंग है ये कैसा मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है, यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ हम शब्दों से निकाल सकते हैं, यानी कि इस सेंटेंस का जो अर्थ है ना, ये क्या है, ये शाब्दिक है। और यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस में कह रहा है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग आप अगर शब्दों से निकालोगे, मतलब आप ऐसे कहोगे कि रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है और कैट्स मतलब बिल्लियों का और डॉग्स मतलब कुत्तों का। अगर आप इसका मीनिंग शब्दों से निकालोगे, मतलब जो वर्ड लिखे हैं वही अर्थ आप इसका समझोगे, तो ये बहुत ही हास्यजनक हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मतलब तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैट्स का मतलब कैट्स नहीं है, डॉग्स का मतलब डॉग्स नहीं है। तो यहाँ पर आप कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि इसका मतलब है कि कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही है। तो ये तो बिल्कुल ही हास्यजनक है, ठीक है, बिल्कुल ही फनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है कि कुत्तों और बिल्लियों की बरसात होगी। तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या है गड़बड़, कि शब्द लिखे कुछ और है और मीनिंग इसका कुछ और निकलने वाला है। तो चलिए, बहुत ही फेमस इडियम है, आपको हो सकता है पता भी होगा, मैं इसको बता देता हूँ।
इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना, यानी कि हैवी रेन्स। हैवी रेन्स को हम क्या बोलते हैं? टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी हम बोलते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब होता है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल में, यहाँ पर अर्थ शब्दों से नहीं निकल रहा है, शब्द कुछ और लिखे हुए हैं और मीनिंग इसका कुछ और निकल रहा है। तो जब कभी भी शब्द कुछ और लिखे रहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। और जो इम्प्लाइड मीनिंग देता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ईडियम। आई होप कि यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ऑल ईडियम्स आर फ्रेजेस, यानी कि सभी ईडियम्स क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं, यानी कि सभी ईडियम्स को आप फ्रेज कह सकते हो। बट नॉट ऑल फ्रेजेस आर ईडियम्स, लेकिन सभी के सभी फ्रेज ईडियम्स नहीं हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी ईडियम्स फ्रेज हो सकता है, लेकिन सभी के सभी फ्रेज ईडियम्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब कुछ फ्रेज केवल फ्रेज होता है और कुछ फ्रेज ईडियम्स के कैटेगरी में आता है, लेकिन सभी ईडियम्स किसके कैटेगरी में आता है? फ्रेज के कैटेगरी में आता है। तो ये रहा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अ फ्रेज कैन हैव बोथ लिटरल एंड इम्प्लाइड मीनिंग्स। तो किसी भी फ्रेज का दो तरीके से अर्थ निकल सकता है। एक तो लिटरली, यानी कि लिटरल मीनिंग उसका हो सकता है, और एक होता है इम्प्लाइड। तो जब किसी फ्रेज का मीनिंग जब इम्प्लाइड हो जाता है तभी वो क्या बन जाता है? ईडियम बन जाता है। तो ईडियम और फ्रेजेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर हम अगर जानने का कोशिश करें तो बस इसी तरीके से देखो अंतर है कि जिस समय किसी भी फ्रेज का मीनिंग इम्प्लाइड हो जाता है, मतलब जब उसका अर्थ शब्दों से निकलना बंद कर देता है, तभी वह फ्रेज क्या बन जाता है? तभी वह फ्रेज ईडियम बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक किसी भी फ्रेज का मीनिंग यानी कि अर्थ उसका लिटरल होगा, उसका अर्थ शब्दों से निकलेगा, तब तक वो फ्रेज होता है। लेकिन जैसे ही उसका मीनिंग इम्प्लाइड होता है तो वो क्या हो जाता है? वो ईडियम बन जाता है। तो ये रहा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। बट एन एडियम हैज़ ओनली एन इम्प्लाइड मीनिंग। लेकिन एडियम का जो मीनिंग होता है ना, वो केवल इम्प्लाइड होता है, यानी कि इसके भाव से हम समझ सकते हैं, शब्दों से नहीं समझ सकते हैं। तो देखो इडियम और फ्रेज में देखो, हमेशा आप सुनते होंगे कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को साथ साथ लिखा जाता है, साथ साथ हम बोलते भी हैं। तो इसीलिए इसी कारण से कभी कभी हम इडियम्स और फ्रेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इडियम कहते हैं किसको और फ्रेज कहते हो किसके। देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स में लिखे गए। दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जब तक हम किसी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल नहीं करें तब तक इसका अर्थ क्या होता है? अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो ये सिमिलरिटी है इडियम्स और फ्रेजेस में। लेकिन दोनों में बस अंतर क्या है? दोनों में बस डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोनों में बस डिफरेंस यही इतना है कि ईडियम का जो मीनिंग होता है ना, ईडियम का मीनिंग केवल इम्प्लाइड होता है। ईडियम का जो मीनिंग होगा केवल इम्प्लाइड होगा। लेकिन किसी भी फ्रेज का जो मीनिंग होता है, किसी भी फ्रेज का मीनिंग होता है लिटरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जिस समय कोई भी फ्रेज का मीनिंग इम्प्लाइड होने लगता है तभी वो क्या बन जाता है? तभी वो ईडियम बन जाता है। चलिए अंत में ईडियम और फ्रेज के बाद अब हम प्रोवर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। प्रोवर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रोवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं कहावत। प्रोवर्ब को हिंदी में हम लोकोक्ति भी कहते हैं। तो कोई भी प्रोवर्ब ईडियम और फ्रेज से डिफरेंट कैसे होता है? प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस। तो एक चीज़ यहाँ पर हम डिफरेंट क्या नोटिस कर रहे हैं? एक चीज़ हम यहाँ पर डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब में, कि इडियम और फ्रेज दोनों में कॉमन चीज़ क्या था? दोनों में कॉमन चीज़ था कि दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और जब तक हम उसे किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं तब तक उसका मीनिंग क्या होता है? अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। इडियम्स और फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं होता, बल्कि सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है। सेंटेंस का क्या होता है? सेंटेंस का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोवर्ब के बारे में क्या देख रहे हैं? प्रोवर्ब अपने आप में क्या है? प्रोवर्ब अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। और सेंटेंस हम किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो इडियम और फ्रेज में हमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रोवर्ब में हमें ज़रूर मिलता है, क्योंकि प्रोवर्ब अपने आप में क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। तो प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब अपने आप में एक शॉर्ट या पॉपुलर सेंटेंस होता है जो क्या करता है? दैट स्टेट्स अ जनरल ट्रूथ, जो एक जनरल सच्चाई के बारे में बताने का काम करता है। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो लोगों के द्वारा
बहुत पहले से क्या एक्सेप्टेड है, एंड गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस, और हमें क्या करते हैं, एक एडवाइस देने का काम करते हैं। तो जनरली प्रोवर्ब को लोग क्या करते हैं, सत्य मानते हैं, और एक तरीके से क्या होता है, ये प्रोवर्ब हमारे लिए एडवाइस की तरह होता है, हमें एडवाइस देने का काम करता है। अ प्रोवर्ब हैज़ अ लिटरल और एन इंटेंडेड मीनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोवर्ब का जो है ना, प्रोवर्ब का लिटरल मीनिंग हो सकता है, इडियम का कभी लिटरल मीनिंग नहीं होता, लेकिन प्रोवर्ब का लिटरल मीनिंग हो सकता है। यानी कि हम अगर किसी प्रोवर्ब से पहले से परिचित नहीं भी हैं तो भी हम अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसका मतलब हम समझ पाएंगे। कभी कभी प्रोवर्ब का इंटेंडेड मीनिंग भी होता है, यानी कि शब्द लिखे कुछ और होते हैं और बताना कुछ और चाहता है, सजेस्ट कुछ और करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवर्ब को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर कहावत है, बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है, जिसे आप हमेशा सुनते होंगे, ठीक है। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड अपने आप में क्या एक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, एक तरह से एक जनरल ट्रूथ के बारे में बता रहा है कि भाई ये बात सही है कि हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है। यानी कि दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, वो जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैल्यूएबल हो, अंदर से भी अच्छा हो। तो इसलिए हर चमकने वाली चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, ये सेंटेंस हमारे लिए एडवाइस की तरह से भी। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस क्या है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो एक्शंस होता है ना, जो हमारे करनी होता है, वो कथनी पे भारी पड़ जाता है, यानी बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है करके दिखाना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ पर क्या, ऊपर के जब हम दो सेंटेंस देख रहे हैं तो उसका हम लिटरल मीनिंग भी निकाल सकते हैं और उसका इंटेंडेड मीनिंग भी हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, एक तरीके से अगर हम इसका मीनिंग निकालें वर्ड टू वर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बिखरे हुए दूध पे यानी मिल्क पे मत रो। तो इसका क्या है, इसका तो एक लिटरल मीनिंग है, लेकिन इससे क्या सजेस्ट करना चाहता है, इससे सजेस्ट करना चाहता है अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यानी कि जब कोई घटना जब घट चुकी है तब उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, जिसे घटना था वो घट गया। यानी जब आपको कुछ करना था, जब आपको एक्शन लेना था, तब तो आपने एक्शन लिया नहीं, लेकिन बाद में जब वो घटना हो गई तब आप उस पर बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा सोच रहे हो। तभी हम क्या कहते हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो यहाँ पर एक हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ही फेमस कहावत है, आप भी बहुत बार बोलते होंगे दूसरों को एडवाइस देने के लिए। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर आपका इस वीडियो से एडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले एक इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for watching and take care.